नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। हम इस चैनल पर हमेशा पढ़ाई की बात करेंगे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि स्किप करते हैं तो प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है, आपको नंबर सिस्टम के प्रश्न सभी कराए जाएंगे। प्रश्न वो आपको कराए जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो आप जो है, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपके पास एक नया वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। तो हम जो है ज्यादा समय जो है बात करने में नहीं लेंगे, सीधे हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रश्न अच्छा लगेगा, प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़िएगा, ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाए और वो भी कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो इस चैनल के माध्यम से परीक्षा को क्रैक करे। तो चलिए, हम नंबर सिस्टम सारे जो है कंसेप्ट क्लियर, आपको जो भी आपको जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं, मुझे मालूम है कि बेसिक से बताएंगे तो आप आसानी से समझेंगे। सीधे हम प्रश्नों की तरफ नहीं जाएंगे। यदि सीधे प्रश्नों की तरफ जाएंगे तो प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला हम बताएंगे आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, यदि आप इस चैनल पर हमेशा बने रहेंगे तो आप जो है प्रतियोगी परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप कर पाएंगे। यदि फिर कह रहा हूं नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो है आप जो है मैथ को अच्छी तरह से सीख जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैथ आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार देखिए और देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हम मैथ को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, हमने लिखा प्राकृतिक संख्या और यहां क्या लिखा, प्रकृत। सबसे पहले जानिए कि दोनों हम क्यों लिखे हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप प्राकृतिक संख्या कहिए या प्रकृत कहिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब आपको समझना है, परिभाषा आपको याद नहीं करना है, आपका इसका कंसेप्ट समझना है। क्योंकि याद किया हुआ चीज आप याद करेंगे, कल भूलेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है या प्रकृत संख्या क्या होता है। आप बताइए, ये हमेशा संख्याएं गिनने के काम में आता है, काउंट के काम में आता है। आप कहेंगे कैसे? यदि आपको कहा जाए कि 10 कलम लेकर आइए, दुकान से 10 कलम लेकर आइए, दुकानदार क्या करेगा? क्या वो कलम को तौलेगा? नहीं, काउंट करेगा। और काउंट करने के बाद मालूम होगा कि 10 कलम है, तब आपको 10 कलम देगा। यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया आप कैसे जाने कि 1 लाख रुपया है? आपने उसका काउंट किया, गिना, और गिनने के बाद जाना कि 1 लाख रुपया है। ऐसा नहीं है कि पैसा को अपने तौल दिया और तौलने के बाद बताया कि 1 लाख रुपया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या हमेशा गिनने के काम में आता है, हमेशा गिनने के काम में आता है। जैसे हम यहां कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या होता कौन कौन सा है, ऐसा फिक्स है क्या कि ये संख्या प्राकृतिक है? तो यहां पर आपको जानना है कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 आप लिखते जाइए, कोई भी इसका इंड नहीं मिलेगा। तो क्या बोलेंगे हम? अनंत बोलेंगे। यानी आपका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 लास्ट में क्या हो गया? आपका अनंत हो गया। कोई भी इसका इंड नहीं है, अनंत बढ़ते चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां पर बात होती है कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 1 हुए। सबसे पहली कौन सी है? 1 है। प्रश्न ऐसा बनता है एग्जाम में कि सबसे, नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, कि
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे। अब आप एक क्यों बोलेंगे ये बताइए। एक से भी छोटा कोई लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। दूसरे तरीका से पूछ सकता है कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी आप वही कहेंगे, एक कहेंगे। क्यों? कि शुरुआत, पहला माने क्या? शुरुआत कहां से हुआ? एक से। छोटी कहां है? एक है। यानी आपका एक आंसर होगा। पूछता है निम्न में से कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो ऑप्शन में आपको एक देखना है। या ऐसे पूछेगा निम्न में से सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सा है? तो आपको एक ऑप्शन में देखना है कि एक कहां लिखा है, उसी को टिक लगा देना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा दोस्तों, ताकि आप नंबर सिस्टम के जो प्रश्न हैं, प्रश्न करने से पहले ये जानना बहुत अनिवार्य है, बेसिक चीज। ऐसा नहीं है कि सीधे हम प्रश्नों की तरफ चले और सीधे प्रश्न लागे कराने, तो आप जो है समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेस मालूम होना चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो हम आगे प्रश्नों को करेंगे। ऐसा नहीं कि सीधे चलेंगे प्रश्नों की तरफ और सीधा सवाल शुरू हो गया, उसका टिक चालू हो गया, आपने हल करना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले चैप्टर के बारे में आप जानिए। चलिए दूसरा हम बताने जा रहे हैं पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। ये ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या क्या है? ये शुरू होता है कहां से? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे इसका भी कोई इंड नहीं है। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या शुरू कहां से हुआ? जीरो से। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या है? सबसे पहली पूर्ण संख्या है जीरो है। पहली जीरो क्यों है? शुरुआत कहां से हुआ है? जीरो से। या ऐसे पूछता है परीक्षा में, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूछेगा तो क्या बताएंगे? जीरो। जीरो से कोई छोटा लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो आपको ऑप्शन में जीरो देखना है, टिक लगाना है। यह पूछेगा कि सबसे पहली पूर्ण संख्या निम्न में से कौन सा है? तो आपको देखना है जीरो, आपको टिक लगाना है। तो ऐसे भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, या कई बार पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। चलिए अब हम बताएंगे आपको अगला टॉपिक। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्या है। आपको एक जो है बेसिक आपको जानना अनिवार्य है। मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक आपको जानना दोस्तों अनिवार्य है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो है चैनल थोड़ा सा क्या हो जाए, आपके प्रेम से, स्नेह से आगे बढ़े। तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर 3। आपको बताया जाएगा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को आप थोड़ा सा तोड़ेंगे तो पूरा पूरा अंक हो जाएगा। पूरा पूरा क्या हो गया? अंक हो गया। अब पूर्णांक किसको बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक किसको बोलेंगे? पूर्णांक धन पूर्णांक और एक होता है आपका ऋण पूर्णांक। क्या होता है? ऋण पूर्णांक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन पूर्णांक कौन कौन सा होता है आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, लेकिन ध्यान दो शून्य सहित। इसमें शून्य भी शामिल होता है। यानी शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। और धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा,
कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलेंगे कि पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार वो कौन कौन सा है, तो पहला है धन पूर्णांक और दूसरा है ऋण पूर्णांक। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पूर्णांक की परिभाषा पूछेगा तो शून्य सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहां पर नोट कर सकते हैं कि शून्य सहित, यहां पर नोट कर सकते हैं कि शून्य सहित धन पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को, ऋण पूर्णांक को, ऋण पूर्णांक को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि शून्य सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को पूर्णांक कहते हैं, यानी परिभाषा क्या कह रहा है कि पूर्णांक में शून्य भी शामिल है, अर्थात शून्य क्या है, पूर्णांक है। शून्य क्या है, पूर्णांक है। आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि शून्य पीछे बताया गया है कि पूर्ण संख्या है, अब यहां पर पूर्णांक बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, जैसा प्रश्न पूछेगा उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। जैसे यहां पर लिखा गया है शून्य सहित, यहां पर शून्य की बात हो रहा है तो शून्य क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। उसमें शून्य क्या था, पूर्ण संख्या था। तो जैसे प्रश्न की आवृत्ति रहेगी, प्रश्न का रूप रहेगा, वैसे आपको जवाब देना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या है, जिस संख्या में आपका धन लग जाएगा उसको बोलेंगे धन पूर्णांक। जिस संख्या में धन लिखा जाएगा उसको बोलेंगे धन पूर्णांक। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर आपको समझना है कि कैसे पूर्णांक को आप जानेंगे कि धन पूर्णांक की ऋण पूर्णांक। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको हम धन पूर्णांक के बारे में बता रहे हैं। धन यहां पर दिया है, इसमें नाम ही छिपा है। अगर हम लिखते हैं 5 तो पूर्णांक है, पूर्णांक है 5। कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। आप कहेंगे कि धन नहीं लिखा है, संख्या से पहले धन छिपा रहता है। अगर 5 लिखेंगे या धन 5 लिखेंगे तो अभी कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे हम 12, पूर्णांक हो गया। हम लिखेंगे 13, पूर्णांक हो गया। यानी कोई भी संख्या आपका पूर्णांक होता है। और कौन सा पूर्णांक होता है, धन है तो धन पूर्णांक। अगर इसी में हो जाएगा -5, -7, -9, -8, ये अलग अलग हम लिखे हैं, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, इसका नाम है ऋण पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है, इसका नाम है ऋण पूर्णांक। यही आपको बताना हम चाहते थे। तो मैं ऐसा करता हूं कि समझ गए होंगे। और शून्य देखिए, यहां पर शून्य की बात हो रहा है तो शून्य पूर्णांक है। शून्य क्या है, पूर्णांक है। अब आता है कि शून्य धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है। ये ऐसा प्रश्न में पूछा गया है कि शून्य क्या है। पहला धन पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन ऋण पूर्णांक, तीसरा ऑप्शन न धन पूर्णांक न ऋण पूर्णांक, और चौथा ऑप्शन दोनों, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, शून्य न तो धन पूर्णांक है और नहीं ऋण पूर्णांक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। शून्य की बात हो रहा है कि शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। ये आपको नोट कर लेना है। शून्य केवल पूर्णांक है, केवल पूर्णांक की बात कहता है। शून्य न तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपको एक एक जो है कंसेप्ट बताया जाएगा और हर कंसेप्ट को आपको समझना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम समझे कि वीडियो जो है जो
हम बता रहे हैं, आप सभी को अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम बताते हैं सम संख्याएं। अब हम बताते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं के बारे में आपको जानना है। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या का पहले आपको परिभाषा समझना है, कंसेप्ट। सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है। आपको ये बताएंगे कि 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वह संख्या सम संख्या कहलाती है। चाहे संख्या वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक हो, लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों में है, अगर 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गया तो हम उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे यहां पर हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे 10 कौन संख्या है? सम संख्या है। 2 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। हम कहते हैं 48 कौन संख्या है? सम संख्या है, 2 से विभक्त हो जाएगा। हम कहते हैं यहाँ 32 कौन संख्या है? सम संख्या है, 2 से विभक्त हो जाएगा। हम कहते हैं 244 कौन संख्या है? 2 से विभक्त हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो बड़ा संख्या है कैसे समझेंगे कि 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा? तो एक आपको बताएंगे टॉपिक, विभाज्यता का नियम, कि कौन सी संख्या किससे विभक्त होता है उसका नियम बताया जाएगा। तब तक जो है ऐसे आपको समझना है कि 2 से पूरी पूरी विभक्त होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। अब जो है, अब आपको बताया जाएगा विषम संख्या के बारे में। तो मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले आपको जानना है दोस्त कंसेप्ट। कंसेप्ट जानेंगे तो प्रश्नों को आप कर पाएंगे, नहीं तो सीधे प्रश्न की तरफ हम जाएंगे तो कोई मतलब इसका नहीं रह पाएगा, कोई मतलब नहीं रह पाएगा। सिर्फ आप जो है रट्टा मारने वाला काम करेंगे, तो वो काम नहीं करना है। अब हम आपको बता रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वो होता है जो 2 से पूरी पूरी विभक्त ना हो। जो 2 से पूरी पूरी, केवल 2 से पूरी पूरी विभक्त न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभक्त न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। केवल 2 से कटाना है, 2 से नहीं कटा तो विषम संख्या। जैसे हमने कहा 9 कौन संख्या है? विषम संख्या। ऐसा नहीं करना है कि 9 3 से कट गया, 3 से नहीं, केवल आपको चेक करना है 2 से। हम कहते हैं 15 कौन संख्या? विषम संख्या। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। हम कहते हैं 25 कौन संख्या? विषम संख्या। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ऐसी संख्याएं होगी, छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, 1 अंक का हो, 2 अंक हो, 3 अंक का हो, 4 अंक हो, लाखों में हो, करोड़ों में है, अरबों में है, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो क्या बोलेंगे उसको? विषम संख्या। यानी 2 से नहीं विभक्त होगा वही कहलाएगा विषम संख्या। चलिए, मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप, इन जो कंसेप्ट को जो हम बता रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक ही कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, कोई भी कंसेप्ट आपको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी प्रश्न बताएंगे आपको, जो भी प्रश्न यहाँ पकड़ाया जाएगा परीक्षाओं में,
कहीं ना कहीं जरूर आएगा। आपको आगामी परीक्षा में बैठेंगे तो उन प्रश्नों को जब वहां देखेंगे नंबर सिस्टम से आए हुए प्रश्न, तो आपको यह चैनल आपको याद आएगा कि नहीं, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न जो है बताया गया था। तो अब हम बताएंगे आपको अगला टॉपिक क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए, ये हम बता रहे हैं आपको भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या, नाम देखिए, नाम में ही आंसर छिपा है। भाज्य का मतलब क्या हो गया, विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से विभक्त हो जाता है, पूरी पूरी विभक्त होना चाहिए, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम बोलते हैं 35, कौन संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 5 से भी कटेगा और 7 से भी। अगर हम बोलते हैं 49, कौन संख्या है, भाज्य, क्यों, हमारा 7 से कट जाएगा। अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 9, कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि हमारा 9 जो है 3 से कट जाएगा। अगर हम बोलते हैं 45, कौन संख्या है, भाज्य, क्यों, 5 से भी कटेगा, 3 से भी और 9 से। किसी भी संख्या से विभक्त होना चाहिए, जो संख्या किसी भी संख्या से विभक्त हो जा रहा है, उसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। तो दोस्त, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है प्रश्नों को, जो हम कंसेप्ट है जो बता रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको डेली वीडियो नए नए प्रश्नों के साथ आपको मिलेगा, डेली मिलेगा। और इस चैनल पर आपको मैथ का एक एक प्रश्न कराया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। आपको ज्यादा वो चीज नहीं पढ़ना है जो परीक्षाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, आपको वही आपको प्रश्न पढ़ना है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आ चुका है और बार बार आता है, वैसी प्रश्न आपको बताया जाएगा। अब हम बताएंगे आपको अभाज्य संख्या, आपको बताएंगे हम अभाज्य संख्या क्या होता है। नाम देखिए, अभाज्य, अ का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले अ लग गया। यहां ध्यान दीजिएगा, एक हो गया भाज्य, भाज्य माने क्या हो गया कि कोई संख्या विभक्त होना चाहिए किसी भी संख्या से। अगर हम इसमें लगाते हैं अ लगाते हैं तो क्या बोलेंगे, अभाज्य। यानी अभाज्य को तोड़ेंगे तो हमारा अ प्लस क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो किसी भी शब्द के पहले अ लगता है तो अ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि भाज्य नहीं, यानी वो संख्या विभक्त नहीं होगा, वो संख्या विभक्त नहीं होगा, उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य। परिभाषा क्या बनता है इसका, परिभाषा ये बनता है कि वह संख्या जो केवल एक से और अपने आप से विभक्त होता है, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। फिर समझिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक तथा अपने आप से पूरी पूरी विभक्त होती है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे हम बोलते हैं 7, ये अभाज्य संख्या है। 7 किसी से नहीं विभक्त होगा, 7 एक से होगा और अपने आप माने 7 से होगा। हम कहते हैं 13, ये अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 13 जो है किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होगा। हम कहते हैं 17, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 जो है किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होगा। अभाज्य संख्या वो होता है जो केवल एक से और अपने आप से विभक्त होता है। 17 एक से पूरी पूरी कट जाएगा और 17 अपने आप से 17 से विभक्त हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होगा। हम कहते हैं 19 अभाज्य संख्या है, हम कहते हैं 23 अभाज्य संख्या है, हम कहते हैं 29 अभाज्य संख्या है। तो आप अच्छी तरह से इन टॉपिक को समझ गए हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अभाज्य संख्या शुरू कहां से होता है। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। जैसे हम कहेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11,
13 ऐसे आपका आभाज्य संख्या बनेगा। तो 2 क्या हुआ आपका आभाज्य संख्या हुआ। प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बोलेंगे आप 2 बोलेंगे। प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपको ऑप्शन में 2 देखना है कि 2 कहाँ है और टिक लगाकर आगे बढ़ जाना है। और एक बात और है कि अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या भी कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार ऋण संख्या के नाम से भी पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे हम 2। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी ऋण संख्या क्या है, तो आप क्या बोलिएगा 2 बोलिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बोलिएगा 2 बोलिएगा। अभाज्य वो होता है जो केवल एक से और अपने आप से विभक्त होता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए आपको एक एक टॉपिक पहले बता रहे हैं और बताने के बाद प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बताएंगे सअभाज्य संख्या। आप कहेंगे कि सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या के बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा गया है सअभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, स हम इसमें देखिए स के मतलब क्या होते हैं, साथी हो गया, साथ हो गया। स के मतलब क्या हो गया, साथ हो गया। यानी सअभाज्य हमेशा पूछता है तो हमेशा वो जोड़े में होता है, हमेशा जोड़े माने एक जोड़े में, या उसको हम बोल सकते हैं युग्म बोल सकते हैं। हमेशा युग्म या जोड़े में आता है। क्या सअभाज्य, कभी भी सिंगल अंक नहीं आता है। सअभाज्य की बात करेगा तो सिंगल अंक नहीं आएगा, हमेशा 2 अंक के साथ आता है। अब आप कहेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 3 5 क्या है, सअभाज्य है। 5 7 क्या है, सअभाज्य है। हम कहेंगे कि 9 11 क्या है, सअभाज्य है। आप कहेंगे कैसे, जिन जोड़ों का मौसव एक हो जाएगा, जिन जोड़ों का मौसव एक हो जाएगा वही सअभाज्य कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जिन जोड़ों में कामन एक हो, जिन जोड़ों में कामन एक हो, उसी को क्या बोलते हैं, सअभाज्य। अब कैसे, अगर हम कामन की बात करेंगे तो मान लें कि 3 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे में 3। ये 5 के खंड करेंगे क्या होगा, 1 गुणे में 5। ये बताइए कामन क्या है, कामन क्या हो गया आपका, 1 हो गया। इसी कामन को हम क्या बोलते हैं, मौसव बोलते हैं। अब यहां कहते हैं कि 9 11, 9 का 1 गुणे क्या होगा, 9 होगा। 11 क्या होगा, 1 गुणे 11 होगा। कामन क्या हो गया आपका, 1 हो गया। यानी 1 वही मौसव हो गया। तो जिन जोड़ों का मौसव 1 होता है, अर्थात जिनका जो है गुणनखंड करने पर कामन 1 आता है, उसी को बोलते हैं सअभाज्य। यहां ध्यान दीजिएगा। अब जो है ने लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल, यहां आपको बताना है, यहां बताना है। अब बताइए, यहां भी जोड़ा है 2 और 4, तो क्या सअभाज्य है, ये सअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका मौसव 2 हो जाएगा। हम कहते हैं 3 और 6, ये सअभाज्य है, नहीं, इसका मौसव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। खंड भी कीजिए, अगर 2 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 2। 4 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 2 गुणे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कामन क्या है आपका, 1 है, और कामन क्या है, 2 है। दोनों गुणा कीजिए, कितना हो गया, 2 1 कम 2, यानी 1 से ज्यादा आ गया। तो यानी केवल 1 आता, कामन 1 आता, जिसका मौसव 1 होता, उसी को बोलते हैं सअभाज्य। लेकिन जिसका मौसव 1 से ज्यादा हो जाएगा, 2 या 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका मौसव 1 से अधिक होना चाहिए, उसी को नहीं बोलेंगे सअभाज्य। जिसका मौसव, जैसे मान लो कि यहां बताया गया है कि 15 और 25, क्या ये सअभाज्य है, ये सअभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका जो कामन जो है 1 नहीं होगा।
क्यों? जैसे हम खंड करेंगे 15 का तो 1 गुणे में क्या होगा 3, गुणे में क्या होगा 5। 25 का खंड करेंगे तो 1 गुणे में 5, गुणे में क्या हो जाएगा 5। कामन क्या हो गया आपका 1 हो गया, यहां पर कामन क्या हो गया 5 हो गया। कामन का मतलब क्या होता है कि दोनों में मिलना चाहिए। अब गुणा कीजिए 5 हो गया। अब बताइए जिसका 5 आंसर आया है, कामन जिसका 5 आया है वो क्या सहभाज्य होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि सहभाज्य वही संख्या होता है जिनका कामन 1 होता है, अर्थात जिनका मसो 1 होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपका अगला वर्ड क्या है, अगला शब्द क्या है? आपको एक एक शब्द के बारे में जानना है। नंबर सिस्टम से किसी भी परीक्षा में कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, इसीलिए प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। और यदि आपको आता है तो वीडियो को रोककर आपको खुद से जान लेना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो संख्या है जो P अपान Q के रूप में हो, P अपान Q के रूप में हो या A अपान B के रूप में हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी P अपान Q के रूप में होता है, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान देना Q नॉट इक्वल टू 0, जो Q का मान है 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होगा तो परिमेय संख्या वो नहीं कहलाएगा। तो P अपान Q के रूप में होगा तो परिमेय संख्या कहलाता है। अब कैसे, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए P अपान Q यानी कह सकते हैं हम 2 अपान में 3, 4 बाटा क्या करेंगे हम 5 करेंगे, 6 बाटा में क्या करेंगे हम मान लो कि 15 करेंगे। ये बताइए P अपान Q के रूप में है कि नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अगर P अपान Q के रूप में है तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। बात सही है? अब देखिए हम कहते हैं कि 4, हम कहते हैं 3, हम कहते हैं 9, हम कहते हैं 2, ये भी परिमेय संख्या है। यानी कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। आप कहेंगे कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन ये संख्या जो है P अपान Q के रूप में नहीं है, तो क्यों कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है? P अपान Q के रूप में है क्योंकि किसी भी संख्या में हम नीचे हर में 1 लिख सकते हैं। अब बताइए 4 बाटा में 1 कह सकते हैं, 3 बाटा में 1 कह सकते हैं, 9 बाटा में 1 कह सकते हैं और 2 बाटा में 1 कह सकते हैं। यानी कोई भी संख्या आपके सामने आए तो परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि उसके नीचे बाटा में 1 कर सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर हम कहते हैं 5 तो 5 कहिए या 5 बाटा 1 कहिए, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होने वाला है। यानी कोई भी संख्या का बाटा में 1 लिख सकते हैं। हम कहेंगे 7 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 बाटा में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये जो है आपको बाटा में 1 आपको लिखना या न लिखना वो अलग बात है, आप लिखे न लिखे, लेकिन ध्यान देना है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे रूट में 4 परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि रूट में 4 परिमेय संख्या है, ये कैसे? क्योंकि रूट में 4 को हल करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 को हम क्या लिखेंगे 2 बाटा में 1, तो परिमेय संख्या हो गया। अगर हम कहते हैं रूट में 25 तो परिमेय संख्या है, कैसे? क्या हो जाएगा इसका? रूट से बाहर हो जाएगा 5, यानी 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 परिमेय संख्या है। हमने बताया कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है क्योंकि वो संख्या P अपान Q के रूप में है। आप कहेंगे कि P अपान Q के रूप में कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर केवल P है, केवल 5 है, तो इन 5 को 5 बटा 1 लिख सकते हैं। तो बताइए P अपान Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? यानी कहने का मतलब क्या कि जो रूट में होगा अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा, जैसे हम कहते हैं रूट में 49,
परमेय संख्या है। क्यों है परमेय संख्या? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी रूट से बाहर हो गया 7 हो गया तो परमेय संख्या, क्योंकि बाटा में 1 हम कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं रूट में 16 कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। क्यों हो गया परमेय संख्या? क्योंकि इसका कितना होगा वर्गमूल 4 होगा, और संख्या के नीचे हम हर के रूप में 1 लिख सकते हैं, और 4/1 क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया। और यहां से एक प्रश्न आपको आता है कैसे कि 0 बताइए, 0 परमेय संख्या है कि नहीं है? 0 परमेय संख्या है कि नहीं है? आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि 0 परमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए आप बताइए कि 0 क्या है? 0 क्या है? 0 भी एक पूर्ण संख्या है, परमेय संख्या है। 0 तो पूर्ण संख्या पहले पढ़े हैं। अब यहां पर आपको बताया गया कि जो P/Q के रूप में होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसको बोलेंगे परमेय संख्या। तो 0 क्या है? तो आप कहेंगे कि 0 भी क्या है? परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 होगा। लेकिन 1/0 जो है परमेय संख्या नहीं है। हमने बताया कि जहां Q है, Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 हो गया, या हम कहेंगे कि 2/0 परमेय संख्या है, नहीं है। 3/0 परमेय संख्या है, नहीं है। सीधी सी बात है कि P/Q रूप में होने वाली जो संख्या होती है वो परमेय संख्या कहलाती है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बताएंगे आपको अपरमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या क्या होता है? आपने जाना परमेय संख्या, अब आप जानेंगे अपरमेय संख्या क्या होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताने जा रहे हैं अपरमेय संख्या। आप एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए, आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। ये अपरमेय संख्या क्या होता है? सीधी सी बात है, ये P/Q के रूप में नहीं होता है। जैसे यहां पर हमने कहा रूट में 7, ये अपरमेय संख्या है। रूट में हमने कहा 13, ये क्या है? अपरमेय संख्या है। ये हमेशा रूट में ही आता है। रूट वाला अपरमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि इसका वर्गमूल आप निकाल नहीं पाएंगे, इसका वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे। अगर हम कहते हैं रूट में आपका हो गया 15, ये भी क्या हो गया? अपरमेय संख्या होगा। अब पूछता क्या है आपका प्रश्न में? पाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है? पाई को हमेशा पूछा है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको बोलना है कि पाई जो है एक अपरमेय संख्या होता है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। तो आशा करता हूं कि आप जो है जितने भी आपको बताया जा रहा है आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब यहां पर एक और चीज आपको बताने जा रहे हैं जो नया है, और इस ऐसे जो है प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे, ये बताइए ये 2 क्या है? तो आप कहेंगे कि 2 परमेय संख्या है। रूट में 3 क्या है? आप कहेंगे अपरमेय संख्या है। अब इसका हम योगफल करेंगे, यानी कहने का मतलब कि परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योगफल क्या होता है? हमेशा अपरमेय संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा अपरमेय संख्या होता है। अब यहां देखिए 4 क्या है? परमेय संख्या है। रूट में 7 क्या है? अपरमेय संख्या है। अब हम करेंगे अंतर, यानी योगफल हुआ, यहां पर अंतर हुआ, यानी एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योगफल हो या अंतर हो,
या आप कहेंगे गुणनफल हो, गुणा हो, ये सारी कौन सी संख्या होती है? तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या होती है। फिर समझिए, इसको अच्छी तरह से समझिए, एक लाइन में आपको बता रहे हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर और गुणनफल हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होता है। यहां पर नोट कर लीजिएगा, यहां पर नोट कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आपको नोट करना है, परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन एक परिमेय तो एक अपरिमेय होना चाहिए। एक यहाँ देखिए परिमेय संख्या है और एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, अगर बीच में इन चिन्हों का प्रयोग होगा तो आप क्या उसको बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए, आपको हम बताएंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बताने के बाद हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। ये आपका नंबर सिस्टम का बेसिक जानकारी था जो आपको जानना था। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। एक आपको यहां पर बता रहे हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे हम कहेंगे कि रूट में यहां पर 3 है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक संख्या। 3 क्या है? वास्तविक संख्या। 2 क्या है? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित जो रूप होता है उसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आपके माइंड में जाता होगा कि आपको यहाँ पर तो परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, या परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो जैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसी के आधार पर आपको प्रश्नों का जवाब देना है। अब जो है ये बेसिक कंसेप्ट आपको जानकारी हुआ या नहीं, क्या इसे कुछ आप सीखे या नहीं सीखे? यदि आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और यदि पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, अब हम चलते हैं, आपको बताएंगे एक एक टॉपिक का प्रश्न। नंबर सिस्टम के प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला ही आपको इस चैनल पर बताया जाएगा और एक एक प्रश्न आपको बताया जाएगा जो परीक्षा उपयोगी है। हम चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न की शुरुआत है, तो हम आपको बताएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, ये ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे अंक होता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है 432,
तो इकाई का अंक क्या है आपका 2 है। ये ध्यान देना है कि आपको किसी भी संख्या में इकाई का अंक निकालना है और इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक कौन सा है। तो ये बेसिक चीज है, आपको दाहिने साइड से आना है और दाहिने साइड से जो पहली संख्या होगा उसी को इकाई का अंक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, 7 है, फिर 3 है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, तो हम दाहिने साइड से जो पहली संख्या है वही क्या है, इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 456 गुणे 238 गुणे 600 आपका लिखा गया है 43 गुणे आपका लिखा गया है 212 लिखा गया है। ये पहला आपको बता रहे हैं प्रश्न। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सभी संख्याओं को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद आप बताएंगे कि इकाई का अंक होगा। नहीं, आपको इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि 456, 238, 600 दिया है 43 और 212। तो गुणा सबको नहीं करना है, आपको हर संख्या में से इकाई का अंक आपको देख लेना है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6 है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 8 है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 3 है। और यहाँ इकाई का अंक क्या है, 2 है। बस इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक ही सब में से निकालना है। अब देखिए, अब 6 में गुणा कीजिए 8 से, 6 8 48। तो 48 मत लिखिए, 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। लास्ट वाला है 8, इकाई का अंक हो गया। अब 8 में गुणा कीजिए 3 से, अतिरिक्त 24, इकाई का अंक क्या हो गया, 24 में 4 हो गया। और 4 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या हो गया, आपका 8 हो गया। तो ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे करना है, हर संख्या में से इकाई का अंक आपको निकाल लेना है और निकाल कर आपको मौखिक गुणा करना है और गुणा करने के बाद उस संख्या में इकाई का अंक ही बाहर करते जाना है और गुणा करते जाना है। लास्ट में आपका इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। अब हम बताएंगे आपको एक और भी प्रश्न बताएंगे ताकि आप जो है प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर, अगर हम कहते हैं 425 गुणे 318 गुणे 211 गुणे 600 आपका हो गया 49। अब यहां पर इकाई का अंक आपको निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, यहां पर 1 है, यहां पर क्या है, 9 है। इकाई का अंक निकाल लिए। अब गुणा करना है तो 5 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। जब 0 हो गया तो आपको आगे गुणा नहीं करना है। क्यों, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका गुणा करने पर मान 0 ही आएगा। तो क्या हो गया, आपका आंसर 0 हो गया। अब एक और लेते हैं प्रश्न, लिखा गया है 213 गुणे 339 गुणे 127 गुणे 620 गुणे 931 हो गया। अब ऐसे प्रश्न फिर एक बार देखिए, इकाई का अंक आपको यहां भी निकालना है। तो क्या करना है कि आपको देखना है कि 0 यहां पर दिया है। जब 0 है तो किसी भी संख्या में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इकाई का अंक 0 दे दिया है और इन 0 से गुणा करते जाएंगे इकाई का अंक में, तो गुणा करने पर उसका मान 0 ही आएगा। आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे। अब हम बताएंगे नए प्रश्न कैसे करेंगे, आप इसे अलग कैसे करेंगे सवाल, क्योंकि एक ऐसा भी आता है जो पावर होता है, जो घात के रूप में होता है। तो घात के रूप वाले जो प्रश्न है आप उसको कैसे करेंगे। तो हम जो है हर टॉपिक के प्रश्नों को आपको बताएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि जो आपको नहीं बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट तक बने रहने के बाद आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि नहीं, इस
चैनल के माध्यम से मैथ हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम आएंगे नए प्रश्नों की तरफ। देखिए यहां पर घात का सवाल दिया है, यानी इकाई का अंक यहां भी निकालना है, कहां इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये 4 आपके प्रश्न सामने जो है प्रश्न है, अब इन प्रश्नों को इकाई का अंक ज्ञात करना है। अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जानना है अंक क्या है। अगर हम बोले कि अंक किसको बोलते हैं तो आपको बताना है कि 0 से 9 तक को अंक बोलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे क्या है? अंक हैं। अब किसी भी संख्या में, चाहे संख्या 2 अंक का हो, चाहे संख्या 3 अंक का हो, चाहे संख्या 4 अंक का हो, तो बताइए इकाई का अंक क्या आ सकता है? 0 से लेकर 9 तक की कोई भी एक संख्या आ सकता है। इकाई का अंक 0 आ सकता है या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी एक संख्या आ सकता है। तो ध्यान देना है यहाँ पर घातांकीय संख्या के आधारित जो प्रश्न बनेंगे, अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि इकाई का अंक घातांकीय संख्या में, यदि इकाई का जो अंक है 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई एक होगा। घातांकीय संख्या में यदि यहां पर देखिए घातांकीय संख्या के बेस पर प्रश्न बना है, इसको घात बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो इकाई का जो अंक है 0, 1, 5, 6 कहां होना चाहिए? यहां आधार में, घात में नहीं। अगर इकाई का अंक 0 होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। घात से मतलब नहीं है। इकाई का अंक 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर 1 होगा। इकाई का अंक 5 होगा तो क्या हो जाएगा? 5 है। इकाई का अंक 6 है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होता है, वही संख्या उसका इकाई का जो है अंक बन जाता है। जैसे 1570 दिया है तो 1570 में यहाँ पर 0 इकाई का अंक है। आपको इकाई का अंक ही देखना है कि इकाई का अंक क्या है। जब 0 है तो यहाँ पर क्या होगा? इसके आंसर 0। आप कहेंगे यहाँ पर घात है, इस घात से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लिख दी है कि 0, 1, 5, 6 होगा तो वही उसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1 है। देखिए 0 वाला हो गया हल और यहाँ 1 वाला, तो जब 0 के बाद यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो क्या होगा? इसके आंसर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 लिखे हैं, इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो इकाई का अंक 5 है तो क्या होगा? इसके आंसर यही हो जाएगा। इकाई का अंक क्या है? 6 है, जब इकाई का अंक 6 है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही आपका 6 हो जाएगा। यानी फिर बता रहे हैं, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 होगा, वही उसका इकाई का अंक होगा। इस घात से कुछ भी आपका मतलब नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही आसान तरीका से जो मैंने आपको बताया, यह सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां बताइए, अगला जो है, अब आप सोचेंगे कि 0, 1, 5, 6 है तो वही आपका आंसर हुआ। यदि इसके अलावा दूसरी कोई संख्या होगा तो वो जो है उसका जो है तरीका क्या है, उसको कैसे हम हल करेंगे, तो आपको जरा सा भी घबराना नहीं है। जिस आसान तरीका से प्रश्नों को कराया गया है उसी आसान तरीका से आपको इसके अलावा जो इकाई का अंक बनेगा उसको भी कराया जाएगा। देखिए 0 आपका हट गया, 1 हट गया और 5 हट गया और 6 हट गया। यानी कहने का मतलब कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक रहेगा तो हम कैसे करेंगे? तो 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक रहेगा तो हल कैसे करेंगे? चलिए हम एक प्रश्न को ले रहे हैं। जैसे लिखा गया है 952, यहाँ पहला प्रश्न है 952 हो गया
और घात में क्या हो गया आपका, घात हो गया 67 हो गया। अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, यहां पर इकाई का अंक क्या है, 2 है। यदि यही इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होता तो आंसर वही होता, लेकिन इकाई का अंक 2 है, यानी इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 9, 8, 9 होगा। तो हम एक ही तरीका से प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए अगर 2 है तो जो घात है आपका 67, तो घात उसमें 1 हम कम कर देंगे। अगर यहाँ पर 67 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 66, 66 हो जाएगा। लेकिन कब एक घात करेंगे, जब 0, 1, 5, 6 के अलावा अलग अंक रहेगा तब। इकाई के अंक में इनमें से यहां पर लिखा गया है कि 2, 3, 4, 7 और 8 और 9, इनमें से कोई एक अंक रहेगा इकाई का अंक, तो घात में हम 1 कम करेंगे। घात में 1 कम कर दिया, उसके बाद आप 4 से भाग देंगे, हमेशा भाग देंगे 4 से। कब, इनमें से कोई भी इकाई का अंक रहने के बाद एक घात करेंगे कम और 4 से भाग देंगे, और भाग देने पर क्या निकालेंगे आप, शेषफल निकालेंगे। आप भाग दीजिए, 66 में भाग दीजिए 4 से, देखिए हम भाग देकर आपको बता रहे हैं, 4 कम 4 हो गया, ये 2 हो गया, 6 हो गया, 4 से कितना हो गया, 24 हो गया। ये बताइए शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए, शेषफल यहां पर 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, शेष में 1 जोड़ेंगे। आपको समझना है, शेष में हम 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ने पर आ जाएगा आपका 3। शेषफल कुछ भी बचे, शेषफल अगर 0 भी बचेगा तो 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। शेषफल 4 बचेगा तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। शेषफल कुछ भी बचेगा तो आपको 1 जोड़ना है। अब यही जो 3 है वो घात बन जाएगा किसका, 2 का। 2 का घात बन जाएगा, तो 2 का घात बनेगा, 2 कितने बार होगा, 2 दूनी 4, दूनी में क्या हो गया, 8 हो गया। तो क्या हो गया, इसके आंसर 8 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 952 के घात जो है लिखा गया 67, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, 8 होगा। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि फिर बता रहा हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपके पास नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। अब हम चलते हैं आप अगला प्रश्न की तरफ कि आपका अगला प्रश्न क्या है। इससे जो है प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न को आपको बारीकी से देखना है। यदि आपको प्रश्न आ रहा है, जिन बच्चों को प्रश्न आ रहा है, तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को खुद से करना है, और जो हम यहाँ पर हल करते हैं उससे आपको मैच करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत। चलिए अब हम देखते हैं 21 से 13 पर घात लिखा गया है आपका 110। 21 से 13 पर घात क्या लिखा गया है आपका 110। यहां देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, आपको फिर बता रहे हैं कि 0, 1, 5, 6 रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा, और इसके अलावा कोई और अंक रहेगा, इकाई का अंक यहाँ पर 3 है। तो हम कैसे किए हैं, जैसा कि पिछले प्रश्न बताया गया था, यहाँ पर 110 है तो हम क्या करेंगे, 109 करेंगे। किसे भाग देंगे, 4 से। भाग देकर क्या निकालेंगे, शेषफल। ध्यान दीजिएगा, आपको भाग देकर भागफल नहीं निकालना है, शेषफल निकालना है। तो 109 में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ये बताइए 4 दूनी में कितना हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, चचो कितना हो गया, 16 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताइए, अब आप 3 हो गए, यहाँ पर 3 हो गया, 3 में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 घात हो किसका होगा, 3 का। इन 3 पर कितना घात हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 पर 4 माने कितना हो गया, 3 कितने बार लिखेंगे, आप कहेंगे कि 3 लिखेंगे 4 बार। तितरी कितना हो गया, 9 हो गया, नतरी 27 हो गया, 7 हो गया, सतरी के 21 हो गया, यानी 21 में इकाई का क्या हो गया, 1 हो गया। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ।
आपको नए नए बताया जाएगा प्रश्न, आपको हर तरह के बताया जाएगा प्रश्न। ऐसा नहीं है कि आपको आसान प्रश्न बताकर इस चैप्टर को किया जाएगा कंप्लीट, ऐसा नहीं है। नंबर सिस्टम यदि पढ़ लेते हैं तो आप जो है परीक्षा में आसानी से आप कर लेंगे। यहां देखिए ये 1237 पर घात कितना है 28 है, गुणा है 1583 पर कितना है 48 है। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यह गुणा हो या जोड़ हो या माइनस हो, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो हम सबसे पहले इन प्रश्नों को करेंगे आपके सामने। यहां 7 है, अब देखिए यहां पर क्या है 28 है, एक कम करेंगे क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27, किसे भाग देंगे 4 से देंगे, क्या निकालेंगे आप शेषफल निकालेंगे, भाग देंगे 4 से कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया आपका शेषफल 3 हो गया, 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 घात हो जाएगा किसका 7 का, 7 पर 4 यानी 7 कितने बार होगा 7 होगा आपका 4 बार, तो गुणा 7 7 49, तो 49 में 9 लीजिएगा, 9 सते 63, 3 लीजिएगा, 3 सते 21, क्या लीजिएगा आप 1 लीजिएगा, यानी इसका इकाई का अंक क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब इसका निकालेंगे, यहाँ पर 3 दिया है, अब 48 हो गया, तो क्या हो गया 47, किससे भाग देंगे 4 से देंगे, क्या निकालेंगे आप शेष निकालेंगे। अब बताइए शेष पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से भाग देंगे, बताइए यहाँ भाग दीजिए 47 में 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा, कट गया 7 हो गया, 4 कम 4, देखिए हम भाग देकर भी सिखा रहे हैं आपको। शेष पर कितना हो गया 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 4 हो गया, अब 4 हो गया, यही 4 घात होगा, यही जो है 4 जो है पावर हो जाएगा किसका इस 3 का, 3 के पावर 4, मतलब क्या कहेंगे 3 कितने बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, 3 के 9, 3 27 हो गया, तो 7 7 के 21, यहाँ पर क्या लेंगे 1 लेंगे, यानी इसका इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। अब दोनों क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस करते, अगर रहता माइनस तो क्या करते माइनस, कितना हो गया आपका आंसर 1 हो गया। चलिए अब हम देखते हैं एक नया प्रश्न आपके सामने, नए नए करेंगे प्रश्न और आपको सीखना है, धैर्य के साथ सीखना है, घबराना नहीं है, आपको हर प्रश्न आपको बताया जाएगा, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। तो एक और हम लेते हैं प्रश्न आपके सामने ताकि इस प्रश्नों को आसानी से सीख सके कर सके। देखिए एक प्रश्न है 545, 545 है और यहां पर क्या है 43 गुणे 938 पर घात 64, यहां पर घात क्या है 64 है। अब ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखना है। अब यहां पर इकाई का अंक क्या है 5 है, तो बस आपको बताया गया कि जहां पर इकाई का अंक 0 1 या 5 6 होगा वही उसका आंसर होगा, तो इसको तो हल नहीं करना है, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 8 है तो इसको हल करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, इसमें किससे भाग देंगे आप 4 से भाग देंगे, तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ें कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब बताइए जब 4 हो गया तो 8 के पावर तो यहाँ पर 4 हो रहा है, 8 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 8 कितने बार आएगा 8 आएगा 4 बार आएगा, 8 आएगा 4 बार, 8 ठाई 64 में 4 लीजिए, 4 8 32, 2 लीजिए, 2 8 16, 6 लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 5 गुणे में 6, तो 5 गुणे में 6 यानी 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, 30 में क्या हो गया इकाई का 0 हो गया, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं एक और बताएंगे प्रश्न, आपको बार बार प्रश्नों को करा रहे हैं, आपको अभ्यास करा रहे हैं ताकि आप प्रश्नों को आसानी से सीख सके कर सके। आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्नों को आप जल्दी शीघ्र ही कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, वीडियो को 1 बार 2 बार आपको देखना है। चलिए
अब हम देखते हैं 2 से 13 पर घात कितना है 16। आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है 2 से 13 पर घात है आपका 15 है, गुणे 5 से 22 पर 5 से 22 है, और यहाँ घात क्या है 20 है, और यहाँ 2 से 18 पर घात 12 है। 2 से 18 पर घात क्या है 12 है। अब बताइए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, आपको बताया गया। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 होगा नहीं, आपको बताया गया कि 0 1 5 6 रहेगा तो वही आपका होता है इकाई का अंक। तो यहाँ पर 3 है, 2 है और 8 है, गुणा दिया है तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग इकाई का अंक निकालेंगे, और अलग अलग इकाई का अंक निकालने के बाद आपको गुणा कर देना है। यही प्लस रहता तो प्लस कर देते। अब यहाँ पर 15 है तो क्या लिखेंगे आप 14, 14 में किसे भाग देंगे 4 से। ये बताइए शेषफल कितना हुआ, तो कहेंगे कि 4 12 शेष 2 हुआ। 2 में क्या जोड़ेंगे 1 कितना हो गया 3 हो गया। ये 3 क्या हो गया, ये 3 का पावर हो गया। 3 गुणे में कितना लिखेंगे 3 गुणे में 3, तितरी के 9 3 27 क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 20 है तो क्या लिखेंगे 19 में किससे भाग देंगे 4 से। तो बताइए कितना शेषफल आया, तो शेषफल आया चौक 16, 3 हो जाएगा। 3 में जोड़ेंगे 1 कितना हो गया 4 हो गया। ये घात होगा किसका 2 का, तो 2 के घात 4, 2 कितने बार होगा 4 बार होगा। तो कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16, तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। इसका इकाई का कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से 18 पर घात 12 हो गया। 8 यहाँ 12 है तो क्या लिखेंगे हम 19 लिखेंगे, भागा 4 से भाग देंगे कितना हो गया शेषफल। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11। कितना शेष आया, तो 4 दूनी में 8 हुआ, कितना हो गया 3 हो गया। 3 में जोड़ेंगे कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 पर क्या लिखेंगे 4 घात, यहाँ जो 8 है 4 घात हो जाएगा। 8 कितने बार होगा 8 हो गया 4 बार, 8 ठाई 64 हो गया, 4 हो गया, 4 8 32, 2 हो गया, 2 8 16 कितना हो गया 6 हो गया। अब सबका अलग अलग इकाई निकल गया तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 7 6 42 हो गया, 2 हो गया, और 2 6 12 2 हो गया, यानी कह सकते हैं इकाई का कितना हो गया इसका 2 हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका से प्रश्नों को करना है, जब परीक्षा में मिले तो घबराना नहीं है। अब प्रश्नों को समझना, कंसेप्ट की कैसे प्रश्न कराया गया है उसी बेस पर प्रश्नों को करना है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम अब इसको क्या करते हैं कि इकाई का जो संख्या आपको निकालना है उसका जो है एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स को आप लिख लीजिए नोट्स बुक में, और ताकि आपको हमेशा प्रश्न याद रहेगा तो प्रश्नों को आसानी से उसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी घातांकीय संख्या के यहाँ पर आपको लिखना है किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में इकाई का अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक ही हो सकता है। हो सकता है। अब आपको इसी बेस पर प्रश्न कराया गया था कि किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में जो इकाई का जो अंक आएगा इनके अलावा दूसरा नहीं आएगा। 0 से लेकर
9 तक की संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकता है और आपको इनसे संबंधित प्रश्नों को बता दिया गया है, समझा दिया गया है। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखना है और प्रश्नों को समझना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगला टॉपिक की तरफ। आपको प्रश्नों में जो टॉपिक होता है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताया जाएगा प्रश्नों को। टॉपिक बाय टॉपिक से क्या होगा कि आप प्रश्नों को समझ पाएंगे और नोट्स बनाएंगे तो आप आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप बताएंगे टॉपिक क्या है आपका। आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर। टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आपको बताया गया है कि कोई भी जो संख्या होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहला प्रश्न कहता है कि 1, 2, 3, 4, 5 और डाट डाट कितना हो गया? 60। इसका क्या निकालना है? योग ज्ञात करो। इसका कह रहा है कि योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। अब देखिए प्रश्न की आवृत्ति पूछने का ऐसा भी हो सकता है या ऐसा पूछ सकता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डाट डाट धन 60, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोनों में से तरीका जो है, दोनों का लिखने का अलग अलग है, लेकिन दोनों का हल करने का तरीका एक ही है। अब ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे? अब इसको हल कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप 1 से 60 तक संख्याओं का n निकालेंगे। n का मतलब कि नंबर। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है कि 1 से 60 तक में कितने संख्या है? आपका 60 संख्या है। लेकिन यहीं पर कहेगा कि 19 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले किसी भी संख्या का योग निकालना है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला बनता है अंतिम संख्या माइनस में प्रथम संख्या, माइनस में प्रथम संख्या पूरी की बाटा क्या हो जाएगा? सार्वंतर और प्लस 1। कोई भी संख्या का n निकालना होगा तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बाटा में क्या होगा? सर्वंतर प्लस 1। लेकिन ये फॉर्मूला का प्रयोग कहां पर होगा? समान अंतर होना चाहिए, यानी अंतर एक ही का है कि नहीं है, तो अंतर समान होना चाहिए। प्रश्न में ऐसा भी नहीं देगा कि 2, 7, 8, 9, 15, 20, ऐसा नहीं देगा। जैसा कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25। ये बताइए अंतर हमारा समान है कि नहीं है? समान मतलब कि 5-5 का अंतर है कि नहीं है? यानी समान अंतर होना चाहिए। अंतर कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 20, चाहे 100, यानी एक ही तरह का हमारा संख्या आनी चाहिए, उसी को बोलेंगे समान अंतर। तो जब समान अंतर होगा, चाहे संख्या सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या होना चाहिए, समान अंतर आना चाहिए। प्रश्नों में जब समान अंतर है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। अब बताइए n निकालने के बाद आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम n निकालें। अंतिम संख्या यहां से लेकर यहां तक में अंतिम संख्या कौन सी है? 60 है, तो क्या लिखेंगे? 60। माइनस में प्रथम संख्या क्या है? तो 1, हम क्या लिखेंगे? 1। ये बताइए सर्वंतर कितने कितने का अंतर हो रहा है? अंतर कहेंगे कि 1 का हो रहा है, 1 लिखेंगे। और हमेशा यहाँ पर 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अंतर 1 है वही लिखा गया है, नहीं। अंतर अगर 2-2 होता तो यहाँ पर 2 लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 लिखते। अंतर अगर 5-5 का होता तो यहाँ पर 5 लिखते और यहाँ पर 1 लिखते। अब बताइए, यहाँ घटाइए, 60 ही बाटा में 1 माने 59 हो गया।
यानी 59 में क्या हो गया, 1 हो गया और प्लस में 1 हो गया। 59 में 1 मतलब क्या हो जाएगा, 59 और प्लस में 1 क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अगर प्रश्न में n पूछेगा, प्रश्न में n पूछेगा कि कितने संख्याएं हैं तो क्या बोलेंगे 60। कभी कभी n भी पूछ लेता है, लेकिन निकालना क्या है आपका, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है योग निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, योग आप कैसे निकालेंगे, योग निकालने का अलग फॉर्मूला हो गया। यस, योग निकालने का अलग हो गया। योग निकालेंगे अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या, गुणे में क्या करेंगे n, और पूरी की बाटा क्या लिखेंगे 2। किसी भी संख्याओं का योग निकालने से पहले आप उसका n निकालेंगे, कितनी आपका n है, कितनी संख्याएं हैं, उसके बाद योग निकालेंगे। योग कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और गुणे में n और पूरी की बाटा 2। अंतिम कितनी संख्या है, तो अंतिम संख्या कहेंगे कि 60 है, प्लस प्रथम कितनी संख्या है आपका, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर n कितना है, n कितना निकाले हैं, n आप कितना निकाले हैं 60 निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और पूरी की बाटा में क्या हो गया 2 हो गया, 2 से कटाइए यहाँ पर 30 हो गया, और 60 61 गुणे कितना लिखेंगे 30, और गुणा कीजिए 0 3 कम 3 3 6 के 18, कितना हो गया 1830 हो गया। यानी 1 से 60 तक की संख्याओं का योग का मतलब क्या कि लगातार 1 से 60 तक संख्या है और सब कुछ जोड़ कर बताना है कि जोड़ने पर कितना आया, तो हमारा कितने आंसर आया 1830 आया। अब हम जो है एक और लेते हैं प्रश्न, ताकि आप इसको आसानी से प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो वीडियो में जितने प्रश्न करा रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक आप करेंगे ताकि हम समझ पाए कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो हम जो है आप बताएंगे, एक और लेते हैं प्रश्न हम एक और लेते हैं। जैसे आप जो है, ऐसा नहीं है कि योग पूछेगा तो संख्या स्टार्ट करेगा 1 से ही, नहीं, किसी भी संख्या से स्टार्ट कर सकता है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पर 21 प्लस क्या लिखेंगे 22 प्लस क्या है 23 प्लस क्या है 24 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा प्लस में, मान लीजिए कि यहाँ पर 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझिए कि 21 लेकर 40 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहले देखना कि अंतर हमारा कितना कितना का है। अंतर कितना कितना का, 1 का अंतर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा अंतर है वो क्या है, समान अंतर है, बराबर अंतर है, माने समान अंतर होना चाहिए। अंतर समान मतलब कि अंतर 1 ही नहीं, अंतर अगर 5 है तो 5 5 होना चाहिए, अंतर 6 6 है तो 6 का होना चाहिए, अंतर 10 का है तो 10 का होना चाहिए, अंतर 500 का है तो 500 का होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये हुआ। अब जब अंतर समान है तो सबसे पहले आप n निकालेंगे कि 21 से लेकर 40 तक की संख्याओं में कितने n हैं। तो आप n निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और यहां पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सार्वंतर लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 1। अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या कहेंगे कि 40 है, माइनस प्रथम संख्या क्या है 21 है, और कितने कितने का अंतर हो रहा है, आपका अंतर 1 का हो रहा है, आप प्लस में 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाइए, 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 3, 2 कम करो, कितना हो गया 19, यानी 19 बटा में क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस क्या हो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 19 प्लस में क्या हो जाएगा 1, कितना हो गया 20। ये 20 क्या निकला, आपका n निकला। यानी n का मान पूछेगा तो 20, लेकिन n का मान नहीं पूछा है, मान किसका पूछा है, मान पूछा है आपका योग का। तो आपको बताया गया है योग का क्या होता है, अंतिम संख्या होता है, प्लस में क्या होता है, प्रथम संख्या होता है, आपका 21 हो गया,
और बाटा में क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। और यहाँ पर एन, एन कितना निकाले हैं, 20। 2 दही में कितना हो गया, 20 हो गया। ये दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 61 और गुणे कितना हो गया 10, गुणा करने में कितना आ गया 610। यानी आप कह सकते हैं कि 21 से लेकर 40 तक की संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 610 होगा। चलिए अब हम एक और लेते हैं प्रश्न, और प्रश्नों को बार बार कराने का मकसद क्या है कि आप जो है एक अच्छा से प्रैक्टिस कर ले, ताकि प्रश्नों को शीघ्र करना ना है। प्रैक्टिस से क्या होता है कि प्रश्नों को आप जल्दी से, उसका अप्रोच क्या था आप समझ सकते हैं और आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। और एक हम ले रहे हैं प्रश्न, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 2, 4, 6, 8 और लास्ट में क्या लिखा गया आपका 60 लिखा गया है। क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है इसका, योग निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि संख्या प्राकृतिक संख्या हो या सम संख्या हो या भाज्य संख्या हो या कोई भी संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान है कि नहीं है, देखिए सबसे पहले हमारा कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो जब 2-2 का अंतर है तो 2 से लेकर 60 तक क्या निकालेंगे आप, एन निकालेंगे। एन का फॉर्मूला क्या लिखा गया था कि पहले अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या 2, सर्वांतर कितना कितना का अंतर है 2 का, हमेशा यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 60 में से 2 कम करो 58 हो गया, और बाटा में क्या हो गया 2 प्लस 1, 2 से भाग दो 29 हो जाएगा। 29 प्लस में क्या हो गया 1, कितना हो गया 30। एन का मान पूछेगा कितना हो गया 30। पूछा क्या है, योग पूछा है, तो आपको योग के बारे में बताया गया है कि अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या, प्रथम क्या है 2, यहाँ पर बताया गया था गुणे एन, एन कितना है 30 है, और पूरी की बाटा क्या हो जाएगा 2, 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 62 में किसे गुणा करेंगे 15 से, 0 हो जाएगा, 5 6 90 और 90 3 कितना हो गया 93, 930 यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 2 से लेकर 60 तक की जो संख्या है सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 930 आएगा इसके आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्नों का जो है लैंग्वेज है चेंज करके पूछता है, और आपको हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ बताया जाएगा, ताकि आप प्रश्न जब भी ऐसा पूछे तो आपको कंफ्यूज ना हो। यहां देखिए पूछा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। 3 के प्रथम 10 गुणजों का क्या करो, योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तरीका करने का वही है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है, सवाल का तरीका बदल दिया लिखने का, लेकिन हल करने का तरीका जो पहले बताया गया था उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। कैसे, ये कहता है कि 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 चौके 12, और लास्ट में क्या लिखिएगा 3 दहिया में क्या हो गया 30। यही तो कह रहा है, यानी आपको ऐसा सिखाया गया था और ऐसा आपके पास आ गया, तो घबराना नहीं है, आपको ऐसा बनाना है। अब यहाँ पर देखिए अब कितने कितने का अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 3-3 का आ रहा है, देखिए 6 3 9 6 12 9 3, समान अंतर आ रहा है। तो समान अंतर आ रहा है तो क्या निकालेंगे आप, पहले एन निकालेंगे। एन कैसे निकालते हैं, तो अंतिम संख्या माइनस में प्रथम संख्या और पूरी की बाटा कितना हो गया सर्वांतर, कितना अंतर है इसका 3 का, प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 30 में से 3 घटाइए कितना हो गया 27 हो गया, और बाटा में 3 प्लस 1, 3 27 9 हो गया, अब प्लस में 1, तो क्या होगा आपका 10। 10 क्या हुआ एन हुआ। अगर एन पूछ लेता तो 10 होता, लेकिन पूछा क्या है आपके, पूछा क्या है योग पूछा है, तो योग क्या करेंगे अंतिम संख्या, यानी अंतिम कितना संख्या आपके पास है
ये 30 है, और प्लस में प्रथम संख्या कितना है 3 है, और यहाँ पर गुणे में एन कितना है 10 है, और बाटा क्या लिखेंगे 2। 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, 30 3 कितना हो गया 33 हो गया, और गुणे में 5, पंक्ति 15 के 5 और पंक्ति 15 और कितना हो गया 16, यानी 165 क्या हुआ इसका आंसर हुआ। यानी कहने का मतलब क्या कि सवाल का लैंग्वेज बदल देगा, और बदलने से आपको घबराना नहीं है, इसी के माध्यम से आपको हल करना है, चाहे अंक बना कर दे और चाहे सेंटेंस बना कर दे। अगर सेंटेंस बना कर देगा तो आपको इस तरह से अंकों में बदल देना है, और बदलने के बाद आपको चेक करना है कि कितने कितने का अंतर है। चलिए और हम ऐसा एक प्रश्न कराते हैं ताकि आप आसानी से प्रश्नों को समझ सके। आपको बार बार यहाँ प्रश्न क्यों कराया जा रहा है, ताकि आप प्रश्नों को भूले ना, प्रश्नों को आसानी से समझ सके और कर सके। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, एक और ऐसा ही लेते हैं प्रश्न। 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणजों का 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न है, यदि आप कर पाते हैं तो कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दीजिए कि इसका आंसर कितना हुआ। चलिए अब इसको कैसे करेंगे। 6 के प्रथम कह रहा है 18 गुणज, यानी 6 का पहाड़ा पढ़िए। प्रथम क्यों, 6 का पहाड़ा पढ़ना है शुरू से। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 24, और लास्ट में क्या करेंगे 6 में 18 से करें, ये कितना हो गया 108 हो गया। शुरू का 2 या 3 स्टेप लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट का गुणा कीजिए, यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। अंतर 6 का है तो क्या निकालेंगे आप n। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बाटा में क्या हो जाएगा सर्वांतर। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है आपका 6 का अंतर है, और हमेशा यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस। घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा, और बाटा में क्या होगा 6 प्लस में 1। 6 से भाग दीजिएगा 17 आएगा, और प्लस में 1 कितना हो गया 18। यही क्या हुआ आपका n हुआ। लेकिन आपको n नहीं निकालना है, जब n पूछेगा तो 18 आपको टिक लगा देना है। पूछा क्या है, आपके योग पूछा है, यानी आपका अंतिम संख्या 108 है, प्लस में क्या है प्रथम संख्या क्या है 6 है, और गुणे में n कितना है आपका 18 है, और पूरी की बाटा क्या लिखेंगे 2। यही आपका फॉर्मूला है। दोनों को जोड़िए 114 हो गया, गुणे 18 हो गया, और पूरी की बाटा 2, 2 नवा कितना हो गया 18। अब क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, और 9 कम 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, और 9 कम 9 1 10। क्या हुआ इसका आंसर 1026 इसका आंसर आया। तो दोस्तों आज जितना भी हमने प्रश्न कराया आपको नंबर सिस्टम से, जितने भी संबंधित आपको टॉपिक वाइज प्रश्न कराया गया है, ऐसे ही आपको चैप्टर का टॉपिक वाइज प्रश्न कराया जाएगा। टॉपिक वाइज से क्या फायदा हो, कभी भी आप उस प्रश्नों को रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपको जितने प्रश्न हमने बताया, यदि आपको अच्छा लगा, प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया, तो एक बार लाइक कीजिए। अगर जो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।